हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलाइड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्रिएट करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, जिसको हम सॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब सॉल्व कहने का मतलब ना तो ये सॉल्यूशन होता है और ना तो ये सस्पेंशन होता है। ये दोनों की एक बीच का स्टेट है जिसको हम सॉल्व बोलते हैं, जिसको हम कोलाइड बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इस कोलाइड के जो दो प्रकार हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग मेंशन कर देते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? लियोफिलिक कोलाइड एंड लियोफोबिक कोलाइड तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, हम इसको बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो पहले मतलब समझ लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड मतलब द्रव के प्रति स्नेह, द्रव के प्रति प्यार, द्रव के प्रति आकर्षण, हम उसको बोलेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में द्रव विरोधी कोलाइड, मतलब द्रव के प्रति विरोध, मतलब आकर्षण नहीं है, द्रव के प्रति क्या है? विरोध है। द्रव मतलब लिक्विड। तो आप लोग जानते हो कि जो कोई भी विलयन होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके दो घटक होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो उसी प्रकार से कोलाइड विलयन भी दो चीजों से मिलकर ही बना होगा, जिसको हम विलेय और विलायक ही बोलेंगे। हम इसको दूसरे शब्दों में विलेय को परिक्षिप्त प्रवास्था और विलायक को परिक्षेपण माध्यम हम बोल सकते हैं। तो ये वर्ड बार बार यूज होगा, तो इसको अपने माइंड में बिठाना। विलेय मतलब परिक्षिप्त प्रवास्था और विलायक मतलब परिक्षेपण माध्यम। तो द्रव स्नेही कोलाइड मतलब विलायक के प्रति आकर्षण ज्यादा है। विलायक के प्रति कैसा है? आकर्षण ज्यादा है। इसलिए तो बोला है ना द्रव स्नेही कोलाइड, मतलब द्रव के प्रति स्नेह ज्यादा है, मतलब द्रव के प्रति आकर्षण ज्यादा है। जब आप विलेय को विलायक में मिलाओगे तो दोनों के अणुओं के बीच में अच्छा खासा आकर्षण रहेगा, जिसको हम बोलेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। तो यहीं से हमारा पहला अंतर क्रिएट हो गया कि द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है या पर्याप्त आकर्षण होता है, लेकिन इसमें परिक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण नहीं होता है। अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, बहुत ज्यादा लिमिटेड, बहुत लिमिट क्वांटिटी में अट्रैक्शन रहता है। इसीलिए तो इसको नाम दिया गया है द्रव विरोधी कोलाइड। ओके, तो हमारा पहला अंतर क्रिएट हो गया। ठीक है, हमारा पहला अंतर क्या है? पहला अंतर क्या है कि परिक्षिप्त प्रवास्था, मैं इसका बोल रहा हूं द्रव स्नेही कोलाइड का, कि परिक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण होता है, और इसमें परिक्षिप्त प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण नहीं होता है। बड़ा सिंपल अंतर हो गया। दूसरा अंतर, हमको द्रव स्नेही कोलाइड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई? हमको दो चीज चाहिए, विलेय भी चाहिए और विलायक भी चाहिए, मतलब परिक्षिप्त प्रवास्था भी चाहिए और परिक्षेपण माध्यम भी चाहिए। तो परिक्षिप्त प्रवास्था मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड का जो एग्जाम्पल है, जैसे गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सब क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड है। यदि आप इसको द्रव में घोलोगे, मिक्स करोगे, तो जो कोलाइड विलयन बनेगा उसको हम बोलेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। आ रहे समझ में? जैसे गोंद है, आप गोंद को पानी में घोल दो, सिर्फ घोलना ही है और कुछ नहीं है। द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में मैं बोल रहा हूं ना। आप पानी में गोंद को घोल दो, वो आपको कौन सा कोलाइड बन जाएगा? द्रव स्नेही कोलाइड आपका बन गया। तो इसको बनाने के लिए कोई खास विधि की जरूरत नहीं है। चाहे आप स्टार्च से बनाओ, चाहे जिलेटिन से बनाओ, चाहे एल्ब्यूमिन से बनाओ, आप जिससे भी बनाना चाहो उस पदार्थ को आप लो और उसको परिक्षेपण माध्यम में मिला दो, मतलब विलायक में मिला दो। विलायक में जरूरी नहीं कि द्रव ही होगा,
विलायक में और भी कुछ हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, हाँ जल भी हो सकता है। आ रहे समझ में? तो ये परिक्षेपण माध्यम हो गया। तो इसमें क्या करना है, हमको विलेय को विलायक में घोलना है, तो फिर ये बन जाएगा द्रव स्नेही कोलाइड। क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक के बीच आकर्षण ज्यादा होता है ना। तो जैसे ही आप विलेय को विलायक में घोलोगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टेड हो जाएंगे, एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे, जिससे कोलाइड विलयन तुरंत बन जाएगा। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड है, मतलब विलेय और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम है। तो यदि आप विलेय को विलायक में मिलाओगे, जैसे धातुओं का जो सॉल्व होता है, धातु से जो कोलाइड विलयन बनाते हैं, तो जितने भी धातु का जो कोलाइड विलयन होता है उसको द्रव विरोधी कोलाइड बोलते हैं। जैसे आपका धातु से जैसे बना जो सॉल्व हो गया, जैसे गोल्ड सल्फाइड हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, तो ये जितने भी जो धातुओं का जो सॉल्व है वो द्रव विरोधी सॉल्व है। तो इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है। आप मिलाओगे तो एक दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो इसको बनाने के लिए केवल परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलना ही पर्याप्त नहीं है। आप इतनी आसानी से इसको नहीं बना सकते, इसके लिए कुछ विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आप आगे पढ़ोगे। जैसे विद्युत परिक्षेपण विधि है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि है, पेप्टीकरण है। तो ये सब द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के कुछ विधियां हैं। मतलब केवल घोलने से द्रव विरोधी कोलाइड नहीं बनेगा, उसके लिए उन विधियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो आपस में जल्दी से नहीं मिलेंगे। तो मिलाने के लिए आपको उस विधि का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या हो गया बच्चों? द्रव स्नेही कोलाइड कैसे बनाओगे? तो परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से ही द्रव स्नेही कोलाइड बन जाता है। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाना ही पर्याप्त नहीं होता है। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। भले आप विधि का नाम मत बोलो, लेकिन इतना तो बोल दो, इसको मिलाने से ही बन जाता है। इसके लिए कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर हो गया? दूसरा अंतर एकदम क्लियर है। चलिए तीसरे अंतर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें विलेय और विलायक मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। आप मिला दिए, घोल दिए, द्रव स्नेही कोलाइड बन गया। तो अभी स्थायी हो गए, स्टेबल हुए कि नहीं हुए? स्टेबल क्यों हुए? क्योंकि विलेय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन अच्छा है, तो हम इसको स्टेबल बोलेंगे। ये तो स्थायी हो गया, लेकिन ये तो अस्थायी है ना, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर उतना अच्छा नहीं है। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, जो नहीं के बराबर है। तो ये तो अस्थायी हो गए ना। आप दोनों को मिलाओगे, घोलोगे तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है? उन विधियों का तो इस्तेमाल करना ही है, साथ में एक दूसरा चीज मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्थायी कारक। वो स्थायी कारक क्या करता है? विलेय और विलायक दोनों के अणुओं को खींच के रखता है। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों मिले हुए हैं जैसा। जैसे दो दोस्त हैं, दोनों के बीच में आकर्षण ज्यादा नहीं है, मतलब दोनों का जो दोस्ती है वो मजबूत नहीं है, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए एक तीसरा बंदा आता है जो इन दोनों को समझाता है, दोनों को सांत्वना देता है और दोनों की दोस्ती को बनाए रखता है। तो हम उसको बोलते हैं स्थायी कारक। इसमें तो दोस्ती एकदम मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं जो इसको आए और समझाए। ऐसा तो जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इनका दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। इसमें जो विलेय और विलायक के बीच में जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो कमजोर है। इसलिए एक अलग बंदे की आवश्यकता होती है जो इन दोनों को बीच बीच में दोनों झगड़ा होते हैं तो समझाते हैं और दोनों को सांत्वना देते हैं, तब दोनों का दोस्ती बना रहता है। मतलब कुल मिलाकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये स्थायी होते हैं, इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अस्थायी होते हैं, इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अंतर। तीसरा अंतर एकदम क्लियर है बच्चों। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती, और ये अस्थायी होते हैं, इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर हो गया? ये तो हो गया स्थायी और अस्थायी की बात। यदि हमको विलेय को विलायक से अलग करना है, मतलब दोनों के दोस्ती को तोड़ना है, किनके बीच की दोस्ती को तोड़ना है?
परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, मतलब दोनों की दोस्ती को तोड़ना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि विलेय को विलायक से अलग करेंगे। तो आप लोग तो जानते हो कि कोलाइड विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, उनके कण मूव करते रहते हैं। तो आप उनके कणों को नीचे बैठा सकते हो, मतलब जो विलेय के कण है विलायक से आप अलग कर सकते हो, उनके कणों को नीचे बैठा सकते हो और विलेय विलायक को अलग कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको एक दूसरा चीज इसमें मिलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या करता है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है उसके कण को खींच के नीचे बैठा देता है, जिसको हम स्कंदन बोलते हैं। अब सरल भाषा में आप इसको अवक्षेपण भी बोल सकते हैं, मतलब अवक्षेप का बनना, इसी को हम बोलते हैं स्कंदन। अवक्षेप का बनना हम इसी को क्या बोलते हैं, स्कंदन। तो जो विलेय के कण उसमें मिले हुए हैं विलायक में, अपने आप तो नीचे नहीं बैठेंगे। मतलब अब दोस्ती को तोड़ना है तो दोनों आपस में तो झगड़ा हो कि दोस्ती नहीं टूटेगा, उसके लिए एक दूसरा बंदा चाहिए जो आएगा, जो एक दूसरे के प्रति भड़काएगा, तो दोस्ती जल्दी टूटेगा। आपस में झगड़ा होकर टूटना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है जितना एक दूसरे इंसान के भड़काने से टूटेगा दोस्ती। तो वही चीज है, इसमें हमको परिक्षिप्त प्रावस्था के कण को नीचे बैठाना है। तो इसके लिए हम एक विद्युत अपघट्य मिलाएंगे जो विलेय के कण को नीचे खींच के बैठा देगा। तो इनके बीच में तो दोस्ती बहुत ज्यादा है ना, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। तो क्या जो दूसरा चीज मिलाओगे तो कम क्वांटिटी में ही मिलाओगे तो दोनों का दोस्ती टूट जाएगा। मतलब कहने का मतलब दोनों के बीच में जो दोस्ती है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तो आप थोड़ा सा ही भड़काओगे तो दोस्ती टूट जाएगा क्या? इसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका दोस्ती एकदम स्ट्रोंग है, नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत गहरा फ्रेंडशिप है। तो आप थोड़ा बहुत भड़काओगे तो इनका दोस्ती टूटने वाला नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाओगे और आप ये सोच रहे हो कि विलेय के कण नीचे बैठ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको विद्युत अपघट्य डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में, तब जाके कहीं ना कहीं जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है वो नीचे बैठेंगे। थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डालने से इनका दोस्ती टूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है। इसमें क्या होता है, इसमें तो वैसे भी कमजोर है दोनों का दोस्ती, विलेय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन कम है। आप थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डालो, फटाक से उसके कण नीचे बैठ जाएंगे। आ रहा है ना समझ में? मतलब हमारा अगला अंतर क्या क्रिएट हो गया बच्चों? हमारा अगला अंतर क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया कि इसमें विद्युत अपघट्य की बहुत अधिक मात्रा मिलाना पड़ेगा स्कंदन करने के लिए, अवक्षेप बनाने के लिए, और इसमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा ही स्कंदन के लिए पर्याप्त होती है। तो ये हो गया हमारा अगला अंतर। अगला अंतर समझ में आया? द्रव स्नेही कोलाइड में कोलाइड कणों को अवक्षेपित करने के लिए या स्कंदित करने के लिए अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने की आवश्यकता है, और इसमें कोलाइड कणों को अवक्षेपित करने के लिए विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। ये हो गया हमारा चौथा अंतर। पांचवा अंतर के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा अंतर अब क्या होता है। आप इसी को एक दूसरे तरीके से आप और लिख सकते हो, मतलब ये आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं और ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। आप इस पॉइंट को भी इसमें ऐड कर सकते हो, ना ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आसानी से अवक्षेपित नहीं होते हैं और ये आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। एकदम क्लियर है ना पॉइंट? ओके, चलिए पांचवें अंतर की तरफ देखते हैं अब कि पांचवा अंतर क्या होता है। मान लेते हैं इनके दोनों का दोस्ती टूट भी गया, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने से मान लेते हैं कि विलेय के कण नीचे बैठ भी गए, तो क्या इनका दोस्ती फिर से बनेगा? सोच के देखो जरा। आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य डाला, तो उसके कण नीचे बैठ गए, अवक्षेप बन गए, और उस अवक्षेप को फिर से विलायक में घोलोगे ना तो फिर से कोलाइड विलयन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छा खासा है ना, दोनों के बीच में आकर्षण बहुत ही ज्यादा है। किनके बीच में? विलेय और विलायक, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यदि दोस्ती टूट भी गया, आप उन दोनों को फिर से मिलाओगे और घोलोगे तो फिर से दोस्ती बन जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। बट इसमें भी आपने थोड़ा सा भड़काया, दोस्ती टूट गया, आप फिर से दोस्ती बनाना चाहो, पॉसिबल नहीं है।
बड़ा मुश्किल होता है, या तो पॉसिबल नहीं ही है मान के चलो। मतलब इसमें यदि एक बार कोलाइड के कण नीचे बैठ तो गए तो फिर से उसको विलायक में मिला के परिक्षेपण माध्यम में मिला के फिर से कोलाइड विलयन बनाना पॉसिबल नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम इसको बना लेता है, ये उतना आसान नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है, मतलब द्रव स्नेही कोलाइड का जो इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो नेचर होता है वो उत्क्रमणीय होता है और इसका अनुत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय इसका क्यों? क्योंकि यदि दोस्ती टूट भी गया तो फिर से मिलाओगे तो फिर से बन जाएगा, यदि इसमें एक बार दोस्ती टूटा तो फिर से बनाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं बोला क्या होता है कि ये उत्क्रमणीय है और ये अनुत्क्रमणीय है। हमारा पांचवा अंतर एकदम क्रिएट हो गया ना बच्चों, भूलोगे क्या इसको? नहीं, ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ये उत्क्रमणीय होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। चलिए छठवें अंतर की तरफ जाते हैं। छठवें अंतर की तरफ हम जाएंगे तो अब देखिए इसमें जो भी विलायक के कण है, विलेय और विलायक दोनों के कण हैं, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के तो कण मिले हुए हैं ना आपस में। तो जो विलेय के कण हैं ये बहुत अधिक मात्रा में विलायक के कण से अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विलायक के कण विलेय के कण से अट्रैक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए विलेय के कण के साथ बहुत अधिक मात्रा में विलायक के कण जुड़े होते हैं। पॉसिबल है कि नहीं है? है, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो भाई जो आप उसमें विलेय डाले हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो विलायक के कण है उसके पास में रहेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा है ना। और इसमें आप विलेय को विलायक में डाले तो क्या जो विलायक के कण है ज्यादा मात्रा में विलेय के कण के पास रहेंगे, उससे अट्रैक्टेड रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो सब अलग अलग रहेंगे, अलग अलग गुण बना लेंगे, अपना अलग अलग हो जाएंगे। जैसे पानी में तेल को डालते हो तो जो होता है ना उस टाइप का हो जाएगा ये। मतलब इसमें जो विलेय के कण हैं इसमें विलायक के कण ज्यादा मात्रा में अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत होंगे कम मात्रा में, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं है ना। तो विलायक के कण ज्यादा मात्रा में विलेय के कण के पास नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा अगला अंतर। अगला अंतर क्या है कि इसमें विलेय के कण के साथ बहुत अधिक मात्रा में विलायक के कण जुड़े होते हैं और इसमें विलेय के कण के साथ बहुत अधिक मात्रा में विलायक के कण जुड़े हुए नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में जुड़े होते हैं, जिसको आप नहीं के बराबर बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा अगला अंतर, 6 नंबर का अंतर। ठीक है ना, अभी मैं जो बोला 6 अंतर का। अब 7वां अंतर। चलिए हम कुछ पृष्ठ तनाव की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही पुराना टॉपिक है। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, मतलब सतह में जो एक बल लगता है ना, जैसे सतह है, जैसे पानी का जो ऊपरी परत है, तो नीचे की तरफ बल लगता है, मतलब अणुओं के बीच में खिंचाव होता है, जिसको हम असंतुलित बल, जो हम सतह रसायन के एकदम शुरू टॉपिक में जब हम अधिशोषण पढ़ रहे थे तो एकदम अच्छे से डिस्कस किए थे पृष्ठ तनाव। क्लियर है ना, मतलब सतह पे अणुओं के बीच में एक असंतुलित बल लगता है, जिसको संतुलित करने के लिए जो अधिशोष के कण हैं आके जम जाते हैं, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। तो आई थिंक पृष्ठ तनाव को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो हम दो चीज का जैसे तुलना करते हैं, हमारे पास में विलायक है और उसमें विलेय मिला के हमने उसको विलयन बना दिया, मतलब हमारे पास में एक विलयन है मान के चलो, और विलायक से अब उसकी तुलना कर रहे हैं कि दोनों में किसका जो पृष्ठ तनाव है वो ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं शुरू विलायक है हमारे पास में, कोई भी विलायक है, इसका पृष्ठ तनाव जितना है उतना है, लेकिन अब इसके अणुओं के बीच में तो अट्रैक्शन है, नीचे की तरफ खिंचाव हो रहा है, लेकिन अब आप इसमें कुछ विलेय मिला दिए, तो विलेय मिला दिए तो विलायक के अणु जो अपने आप में अट्रैक्टेड थे अब विलेय के पास अट्रैक्टेड हो जाएंगे, मतलब उनके अणुओं के बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा बच्चों? पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा। मतलब द्रव स्नेही कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव होता है विलायक के पृष्ठ तनाव से कम होता है। क्यों? क्योंकि यदि खाली विलायक है तो विलायक के अणुओं के बीच में ही आकर्षण है, अट्रैक्शन है, आप उसमें विलेय डाल दिए तो विलायक के अणुओं के बीच का अट्रैक्शन कमजोर हो गया, क्योंकि विलायक के अणु अब किससे जुड़ गए? विलेय से जुड़ गए, मतलब अब संतुष्ट हो गए, संतुलित हो गए। तो पृष्ठ तनाव भी क्या हो गया बच्चों?
पृष्ठ तनाव भी कम हो गया। समझ में आई बात? मतलब द्रव स्नेही कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव होता है विलायक के पृष्ठ तनाव से कम होता है। लेकिन इसमें जैसे विलायक का पृष्ठ तनाव जितना है आपने उसमें विलेय मिलाया, अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं। अट्रैक्शन फोर्स जब नहीं है मतलब विलायक के जो अणु है विलेय के अणु से अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो पृष्ठ तनाव पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अट्रैक्टेड होते तो फर्क पड़ता, अट्रैक्टेड नहीं है तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें जो द्रव विरोधी कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव है विलायक के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर ही होता है। मतलब दोनों का जो पृष्ठ तनाव है उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। इतना क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अगला अंतर। कौन सा पॉइंट? अभी 7वां डिस्कस कर रहे हैं ना, देखना थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान देना, फिर मैं लास्ट में एक बार फिर से बोल दूंगा। क्लियर ना? 7वां अंतर क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव होता है विलायक के पृष्ठ तनाव से कम होता है और इसमें द्रव विरोधी कोलाइड का पृष्ठ तनाव विलायक के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर ही होता है। क्लियर ना? अब थोड़ा विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। श्यानता, श्यानता मतलब तो जानते हो ना, फ्रिक्शन, घर्षण। श्यानता ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा, जल्दी से मूव नहीं करेंगे। और श्यानता कम है मतलब इजिली मूव कर लेंगे। जैसे पानी का श्यानता कम होता है वो जल्दी से मूव कर लेते हैं। अब घी का श्यानता देखो, शहद का श्यानता देखो, थोड़े गाढ़ा होते हैं, वो जल्दी से मूव नहीं कर पाते। मतलब उसका श्यानता ज्यादा है और पानी का जो श्यानता होता है कम है। तो वैसे हम इसमें देखते हैं कि विलेय को विलायक से मिला दिया, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इसका श्यानता क्या हो गया? श्यानता भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलेय विलायक से अच्छे से अट्रैक्टेड है, कनेक्टेड है, तो आप उसको जमीन में फ्लो कराओगे ना तो जल्दी से फ्लो नहीं होगा। जैसे पानी है, पानी को आप ऐसे फ्लो कराए जल्दी से फ्लो हो गया क्योंकि फ्रिक्शन कम है, घर्षण कम है। लेकिन आप उसमें गोंद मिला दिए और फिर उसको मूव कराए तो जल्दी से मूव नहीं करेगा। मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड का जो श्यानता होता है जल के श्यानता से या फिर कोई भी विलायक ले लो, विलायक के श्यानता से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब द्रव स्नेही कोलाइड का जो श्यानता है परिक्षेपण माध्यम या विलायक के श्यानता से अधिक होता है। हमारे पास विलायक है, आप उसमें विलेय मिला दिए तो अट्रैक्टेड, अच्छे खासे अट्रैक्टेड हो गए, आकर्षित हो गए। आप उसको मूव कराओगे तो जल्दी से मूव नहीं होगा क्योंकि उसको श्यानता ज्यादा है। मतलब आ गया ना समझ में? इसमें क्या होता है? इसमें जो द्रव स्नेही कोलाइड का जो श्यानता होता है विलायक के श्यानता से अधिक होता है। इतना क्लियर? इसमें श्यानता की बात करते हैं, इसमें श्यानता पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे विलायक है, आप उसमें विलेय मिला दिए तो विलायक का श्यानता जितना होगा द्रव विरोधी कोलाइड का भी श्यानता लगभग उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन है ही नहीं ना। अट्रैक्शन नहीं है तो आप उसको जमीन में फ्लो भी कराओगे तो वैसे ही फ्लो होगा जैसे विलायक फ्लो होगा। मतलब द्रव विरोधी कोलाइड का जो श्यानता है विलायक के श्यानता के लगभग बराबर ही होता है। मतलब इसमें पृष्ठ तनाव भी लगभग सेम रहता है, विलायक के लगभग सेम रहता है और श्यानता भी विलायक के लगभग सेम ही रहता है। लेकिन इसमें जो पृष्ठ तनाव है द्रव स्नेही कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव है विलायक के पृष्ठ तनाव से कम होता है लेकिन श्यानता ज्यादा होता है। इस बात को अपने माइंड में बिठा के रखना। एकदम क्लियर है? ओके, तो ये देख लेना आप लोग, पॉइंट मैं कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट अंतर यदि हम बनाना चाहें तो नेक्स्ट अंतर, चलिए यदि हमको इसके कण को देखना है तो आप लोग तो जानते ही हो कि जो वास्तविक विलयन के कण हैं हम इसको नहीं देख सकते और जो कोलाइड विलयन के कण हैं अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और जो निलंबन के कण हैं इसको तो खुले आंखों से भी देख सकते हैं। ऐसा आपने अंतर पढ़ा है, ठीक है ना? तो जो अब इसमें तो कोलाइड विलयन भी दो प्रकार के हो गए ना, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो किसके कण को आप आसानी से देख सकते हो? सोच के देखो जरा। द्रव स्नेही के कण को आप अच्छे से देख सकते हो सुगमता से कि द्रव विरोधी के कण को? आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम द्रव विरोधी कोलाइड के कण को हम आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है ना। अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है मतलब पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। विलेय विलायक से ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, विलायक विलायक से अट्रैक्टेड रहेगा और विलेय विलेय से अट्रैक्टेड रहेगा। तो अट्रैक्टेड है मतलब एसोसिएटेड हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे, तो कण भी हमको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा एक जगह में रहेंगे। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब अति सूक्ष्मदर्शी से जो द्रव विरोधी के कण है हम इसको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इसके कण को
हम उतनी आसानी से नहीं देख तो सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, लेकिन जितनी आसानी से हम द्रव विरोधी के कण को देख सकते हैं उतनी आसानी से हम इसके कण को नहीं देख पाते हैं। तो अगला अंतर आप क्या लिखोगे? अगला अंतर क्या लिखेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन के कण को अति सूक्ष्मदर्शी से सुगमता से नहीं देख सकते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड के कण को अति सूक्ष्मदर्शी से हम सुगमता से देख सकते हैं। क्लियर ना? ओके। चलो अब यदि हम टिंडल प्रभाव की बात करें तो किसमें देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है द्रव विरोधी में प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, वो प्रकाश को ज्यादा फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि कण आपस में संगुणित होते हैं तो थोड़ा साइज बड़ा होता है, तो प्रकाश की किरण इससे टकराते हैं और ज्यादा फैल जाते हैं। किसमें? द्रव विरोधी में। लेकिन इसमें तो अट्रैक्टेड हैं, तो फैलते तो हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं फैल पाते जितने द्रव विरोधी में फैलेंगे। इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है ना, पूरा मिक्स हो गया है। इसमें अट्रैक्शन कम है तो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाया है। आया ना समझ में? मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन द्रव स्नेही कोलाइड में कम होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन द्रव विरोधी कोलाइड में ज्यादा होता है। क्यों होता है? अंतर समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद में चलिए देख लेते हैं थोड़ा आवेश की बात। मैं नंबरिंग तो यहां मैं केवल नाम के लिए नंबरिंग कर रहा हूं, ये वैसे जगह भी कम पड़ गया, लास्ट में बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना? अच्छा, इसमें आवेश होता है कि नहीं द्रव स्नेही कोलाइड के कण में? आगे इसको और डिटेल से पढ़ोगे ना। धनात्मक कण वाला कोलाइड विलयन, ऋणात्मक कण वाला कोलाइड विलयन, ये टॉपिक आगे आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो वैसे तो यदि द्रव स्नेही कोलाइड की हम बात करें तो इनके कोलाइड कण में आवेश नहीं होता है और आवेश होता भी है, लेकिन कैसे? जब यदि हम जो कोलाइड, जो जैसे कहने का मतलब जैसे जो गोंद है, स्टार्च है, एल्बुमिन है, यदि हम इसको पानी के साथ घोलें तो इनके जो कोलाइड कण में जो आवेश होता है वो शून्य होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। मतलब विलेय को यदि हम विलायक यदि पानी लें और उसमें घोलें तो उसके कण में कोई आवेश नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसी को अम्ल में घोल दें तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्षार में घोल देते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब इनके कोलाइड कण में जो आवेश है ये पीएच मान पर निर्भर करता है। यदि विलायक अम्लीय है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यदि विलायक क्षारीय है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि आप जल में घोल के बनाओगे तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन इसमें चार्ज होता है क्योंकि धातुओं से बना होता है ना, धातुओं के सल्फाइड, धातुओं का सॉल्व, मतलब इसमें धन व ऋण आवेश होता है। चाहे आप विलेय को किसी भी माध्यम में आप मिलाओ, इसमें चार्ज होता ही होता है। तो इसमें जो अगला अंतर है वो आवेश को लेकर के था, बीच में कुछ वजह से वीडियोस कट हो गया था, इसलिए जो अगला अंतर आवेश को लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो द्रव स्नेही कोलाइड में इसके कोलाइड कण में धन व ऋण आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है इसके कोलाइड कणों में धन या ऋण आवेश होता है। क्लियर है ना? तो ये अंतर क्रिएट हो गया। तो आवेश को लेकर के इसमें अंतर क्या बना? द्रव स्नेही कोलाइड में इसके कोलाइड कणों में धन व ऋण आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड में इसके कोलाइड कणों में धन या ऋण आवेश होता है। इतना क्लियर है? तो यदि मान ले जाए यदि हम दोनों कोलाइड विलयन में यदि हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या होगा? यदि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में यदि हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें तो इसके जो कोलाइड कण है ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर भी सकते हैं और मूव नहीं भी कर सकते हैं। यदि कोई आवेश नहीं रहेगा तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन यदि उनके कोलाइड कण में आवेश है तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड है इनके कण में धन या ऋण आवेश तो होता ही है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके कणों का मूव होना जरूरी है, वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे ही करेंगे। मतलब मेन अंतर क्या बन रहा है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है ये विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो भी सकते हैं और प्रभावित नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं ये विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। इतना क्लियर है? तो ये हो गया द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में कुछ अंतर। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ तो आप लोग उस पॉइंट को आप लोग नोट करते जाना, ठीक है ना? तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को मैं पहले बोलूँगा, उसके बाद में फिर द्रव विरोधी कोलाइड को बोलूँगा। ओके, तो आप सुनते जाना। पहला अंतर,
द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण होता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण नहीं होता है। दूसरा अंतर, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से ही द्रव स्नेही कोलाइड बन जाता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, इसमें स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। चौथा अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड में कोलाइड कणों को अवक्षेपित करने के लिए विद्युत अपघट्ट की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में कोलाइड कणों को अवक्षेपित करने के लिए विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। ये जो चौथा अंतर है, आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि द्रव स्नेही कोलाइड आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। पांचवा अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड इसकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड की प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। छठवां अंतर में हम क्या लिखेंगे? छठवां अंतर में हम लिख सकते हैं द्रव स्नेही कोलाइड में कोलाइड कणों के साथ अधिक मात्रा में विलायक के कण जुड़े होते हैं, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड में कोलाइड कणों के साथ अधिक मात्रा में विलायक के कण जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड का पृष्ठ तनाव विलायक के पृष्ठ तनाव से कम होता है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड का पृष्ठ तनाव विलायक के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर होता है। अगला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता विलायक की श्यानता से अधिक होती है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड की श्यानता विलायक के श्यानता के बराबर ही होता है। अगला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड के कोलाइड कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से सुगमता से नहीं देख सकते, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड में कोलाइड कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से सुगमता से देख सकते हैं। अगला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। अगला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड में धन व ऋण आवेश धन या ऋण आवेश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड में धन व ऋण आवेश होता है। अगला अंतर, द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, किंतु द्रव विरोधी कोलाइड विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है। तो ये हो गया कुछ इतना अंतर द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में। फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि आपके माइंड में कुछ डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।